तो जय भीम साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। आप देख रहे होंगे कि मैं एक डाइनिंग टेबल पे हूँ और इस वक्त खाना खाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं अमेरिका की यात्रा पर हूँ और यहाँ मैं न्यू जर्सी शहर में, उसके आसपास हम हैं। और मिलिंद अवसरमोल जी हैं जो कि अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन, एक बहुत ही शानदार संगठन है, उसके डायरेक्टर हैं। और पिछले लंबे समय से इस इलाके में वो अम्बेडकरवाद को बढ़ावा देने और कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चूँकि मेरी यात्रा थी अमेरिका की, तो सर ने मुझे बुलाया अपने जयंती सेलिब्रेशन में और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। और इन्हीं के घर पे आज दावत है यहाँ हम लोग बैठे हैं। तो मिलिंद जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सुमित जी। सबसे पहले न्यूज़वीक के दर्शकों को अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन, जिसे हम AM भी कहते हैं, जिसकी ओर से सप्रेम जय भीम। और बड़ी खुशी की बात है कि आज सुमित जी, जिनके साथ हम जुड़े हुए कई सालों से और उनके काम की भी हम बहुत प्रशंसक हैं, तो उनका आना हुआ इस बार अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम में, और उसी बहाने आज उनसे रूबरू भी हो रहे हैं, बातें हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे ये बताइए कि इधर US में आप लोग हमारे चैनल को देखते हैं क्या? न्यूज़वीक को कैसा, मतलब लोग बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। मतलब दरअसल हालात यह है कि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आपको कोई खबरें चाहिए तो अखबार कोई खरीदता नहीं आजकल, अमेरिका में तो वैसे है। और खबरें कई चैनल से आती है, एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ से आती है, लेकिन हम जानते हैं कि उसमें हमारी खबरें दब जाती है, या उसमें इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी या जो अपनी बात होती है वो नहीं आती। तो उस सिलसिले में न्यूज़वीक इज़ वन ऑफ द चैनल्स दैट वी थिंक वी नो इज़ द वन दैट प्रोवाइड्स अस द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। इंडिया में क्या हो रहा है, अपने समाज के प्रति क्या हो रहा है, तो इसकी अगर हमें ऑथेंटिक जानकारी मिलती है तो न्यूज़वीक जैसे चैनल से तो हम दर्शक है। That's the best way of technological democratization and globalization that we can reach out to anybody. So let's have your breakfast also. Yes, and please. It's an informal conversation, है ना? Please So go it's ahead. not an interview, just एक हाल चाल है। Yeah, this is So breakfast. आप लोगों ने मेरे लिए क्या बनाया? This is साबूदाना खिचड़ी। This is a Maharashtrian breakfast item. It's called sabudana khichdi. Lovely, lovely. So hope you like it. Yes, I'm gonna love it। क्योंकि इधर US में खाने को लेके ही सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि एक सेंसिटिविटी रहती है कि क्या खाएं जिससे आप फिट रहें, तबीयत ख़राब ना हो। और मैं वेजिटेरियन भी हूँ, तो मेरे लिए और भी ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खाना बहुत ही शानदार बनाया है। दिस इज़ ठेचा। या ये मिर्ची का है, ये मतलब चिली जो होती है। यस तो उसको कूट के इसमें पीनट्स भी डालते हैं ना? इसमें पीनट्स भी डालते हैं, इसमें लहसुन भी होता है, धनिया भी होता है। I'm having it. बिल्कुल तीखा है, सो बी केयरफुल। Yes, I'll be careful. So I'll have something because थोड़ा मेरे को तीखा पसंद है खाना। ओह, अच्छी बात है। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। तो मिलिंद जी, आप यहाँ कब से हैं US में? कितना वक्त हो गया आपको? यू जस्ट हैव इट एंड लाइक। या श्योर मैं 1994 में आया था। तो तकरीबन 30 साल हुए अभी। वाह। एंड या आई बीन अराउंड फॉर लाइक 30 years। 30 ईयर्स से आप इधर हैं? जी हाँ। वाह। तो इधर ही फैमिली सेटल है, बच्चे सब लोग इधर ही पढ़ाई करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और महाराष्ट्र में आप कहाँ से हैं? थोड़ा कुछ बताएं, क्या जर्नी रही? मुझे उम्मीद है कि like I believe that everybody have a same story because we belong to the same sufferings and same things. तो थोड़ा कुछ बताएं, क्या जर्नी रही? US आना कैसे हुआ? बिल्कुल। महाराष्ट्र में ओरिजिनली तो हम बहुत इंटीरियर महाराष्ट्र से, विच इज स्टिल वेरी बैकवर्ड, बट आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। तो मेरी परवरिश मुंबई में ही हुई। ग्रेट। तो मुंबई की चाल सिस्टम होती है, लोगों को बाबा साहब रहते थे पंचोल में। बाबा साहब पंचोल में रहे ज़्यादातर उनकी लाइफ। तो वहाँ पे मेरा बचपन गुजरा। फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई, आगे बढ़ते रहे। मेरा एजुकेशन IIT मुंबई में हुआ। ग्रेट। उसके बाद मैं इन्फोसिस में जॉब के लिए नियुक्त हुआ। एंड इन्फोसिस के ही तरफ से मैं US में आया 1994 में। और फिर यहाँ पे खुद की कंपनी शुरू करने से लेके जॉब और अलग अलग चीज़ें हम का अनुभव है। फ़िलहाल मैं मॉर्गन स्टैनली में जॉब कर रहा हूँ। वाह, ग्रेट। तो इट्स लाइक लॉन्ग जर्नी। काफ़ी सफ़र तय हो गया। यू जस्ट हैव इट। विल कीप हैविंग एंड टॉकिंग। देयर इज नो फॉर्मेलिटी ऑफ इंटरव्यू समथिंग लाइक दैट। आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट। तो बहुत टेस्टी खाना है। एंजॉय द फूड।
बहुत मज़ेदार खाना है। आपकी फैमिली में जैसा आप बता रहे हैं कि यू आर लाइक बेस्ड इन बॉम्बे, फर्स्ट जनरेशन लर्नर थे आप, या आपके कुछ जो पुरखे हैं या आपके माता पिता हैं उनको एजुकेशन कुछ मिली थी क्या? So, from the father's side, my father was a graduate, ओके, लवली। but his journey is the typical journey what you mentioned of how we come from not even zero, from a negative environment where we are landless, we are discriminated in the village. But somewhere my grandmother, and she was a widow when my father lost his father at the age of 6 months. तो 6 महीने के जब थे वो तो उनके पिता गुजर गए, मतलब मेरे दादा। लेकिन नागपुर में एक बाबा साहब की सभा हुई थी, मुझे अभी साल याद नहीं है, और उसमें गांव से अपने लोगों से चंदा जमा करके मेरे दादी के भाई अटेंड करने गए थे। और वहाँ से आए हो और उन्होंने कहा कि एक कोई अम्बेडकर नाम का अपना लड़का है, आदमी है जो काफ़ी पढ़ा लिखा है, और वो बोलता है एक शिक्षा ही एक जरिया है जिससे तुम्हारा जीवन सुधार सकते हो। उसने गांव में आके कहा। ओह लवली। और मेरी दादी उससे बहुत प्रभावित हो गई और उसने कहा कि मैं मेरे बेटे को पढ़ा के ही रहूँगी। अरे वाह। और वो मतलब वो मट्टी ढोना और वो सब तरह के काम करती थी, जैसे हमारी सबकी हिस्ट्री उसी तरह है। और फिर पिताजी का संघर्ष तो बहुत ही मतलब इट्स रियली वेरी वेरी हार्ट ट्रेंचिंग, बट इट्स समथिंग दैट ही स्टक टू इट। उन्होंने औरंगाबाद में जाके एजुकेशन किया, फिर शादी करके बम्बई आए, शादी के बाद ग्रेजुएशन किया। और इस तरह से आई विल कॉल माई सेल्फ अ सेकेंड जनरेशन एजुकेटेड पर्सन, बट द फर्स्ट जनरेशन रियली वेंट थ्रू ऑल द पेन्स। ऑन माई मदर्स साइड माई ग्रैंड फादर वॉज, मेरे नाना 7वीं उस जमाने में कुछ माना जाता था कि इट्स गुड एजुकेशन पढ़े थे। तो अंग्रेज़ों ने उन्हें रेलवे में जॉब दी, तो रेलवे में वो ही वर्क फॉर द ब्रिटिश टाइम पे, एंड दैट ही केम टू मुंबई एट सम पॉइंट, एंड माय मदर वाज द फर्स्ट गर्ल टू मैट्रिकुलेट फ्रॉम हर स्कूल इन मुंबई, नॉट फ्रॉम आवर कम्युनिटी, इन जनरली अ गर्ल। तो बाबा साहब की टीचिंग का प्रभाव था मेरे नाना पे कि लड़कियों को भी सिखाओ पढ़ाओ। तो that is how that journey began, and so I can say I am not the first generation मैं पहली पुश्त नहीं हूँ, मेरे दोनों पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं। और बाबा साहब कह रहे हैं कि भाई शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा बिल्कुल बिल्कुल वो दहाड़ेगा। तो ये मतलब देखिए इंटरेस्टिंग किस्सा भी है कि कैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मैसेज जो हैं वो घर घर तक पहुँचे उस ज़माने में। लोगों ने जब देखा कि भाई एक सूट बूट वाला लड़का, एक आदमी, हमारा आदमी हमारे बारे में बात कर रहा है, तो वो उनके साइकोलॉजी पर इफेक्ट आया और उन्होंने उसको बहुत सीरियसली लिया कि भाई जब हमारे में से कोई आदमी जा सकता है तो हम भी जा सकते। तो उनका जो मैसेज था वो मुझे लगता है ग्राउंड तक पहुंच रहा था बाबा साहब का। आपकी नानी उसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो कभी कुछ ऐसे किस्से कहानियाँ बताते थे वो लोग उनके बारे में? नानी तो ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरे दादा जो थे, नाना जो थे, वो बाबा साहब से इतने जुड़े थे कि वो बस समर्पित थे उनको। तो हमारे बचपन जो गुजरा मेरा उनकी गोद में कहानियाँ सुनने का, मेरा और मेरे बाकी भाइयों का और रिश्तेदारों का, वो सिर्फ बाबा साहब की कहानियाँ सुनना है। और वो कहानियाँ इतनी अच्छी होती थी कि मैं बाबा साहब की सभा में गया तो बाबा साहब ने ये बताया। फिर बाबा साहब ने तो वो मिले भी थे एक दो बार बाबा साहब से। तो उस जनरेशन का वो एक जुनून था कि बाबा साहब जो बोलेंगे उसको बस हमें उतरना है। और वो मेरे नाना ने बहुत अच्छे तरीके से किया। और एक और उसमें इम्पोर्टेंट बात थी कि वो बाबा साहब के जो पत्रक थे, मुखनायक, वैश्विक भारत, तो ये वो लेते थे और वो पढ़ के उसमें से बिल्कुल जो बाबा साहब का संदेश है लोगों तक भी पहुंचाते थे, खुद की ज़िंदगी में भी अमल करते थे। तो उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। तो बाबा साहब की रैलीज, यहाँ से वो लोगों से संवाद करते थे। प्लस ये उनके जो अभी हर सभा में हर कोई तो जा नहीं सकता है, लेकिन वो उनके अखबार के ज़रिए वो चीज़ें पहुंचती थी लोगों तक। और आई थिंक उसका बहुत बड़ा असर हुआ मेरे नाना पे। Somebody was telling me कि वो
कम्युनिटी रीडिंग होती थी कि ऐसे ग्रुप बना लेते थे और फिर कोई, क्योंकि एक तो पढ़े लिखे लोग कम होते थे, बिल्कुल बिल्कुल और बाबा साहब की राइटिंग है तो उसको समझना भी थोड़ा सा समय लगेगा किसी को बिल्कुल समझने में। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे होता था कि गांव में आंगन में बैठ के या आस पड़ोस के लोग इकट्ठे होके कोई एक आदमी बच्चा किसी से पढ़वाते थे और फिर उसको इंटरप्रेट करते थे और उस पर फिर आर्ग्यूमेंट्स होते थे लोगों के कि अरे अच्छा ऐसा बात चल रही है, नहीं, ये बहुत अच्छा मुद्दा बताया आपने। बाबा साहब ने जब ये अखबार निकाले ज़्यादातर, तो हमारा समाज अशिक्षित था, जी तो इसी जरिए से होता था जो भी पढ़ा लिखा है गांव में, तो वो समझाता था, वो उसको मतलब प्रवचन की तरह होता था कि वो पढ़ के उसका निरूपण करते थे, उसका मीनिंग समझाते थे, इस तरह से लोगों तक पहुंचता था वो। तो ये जर्नी आज के जनरेशन को शायद ये रिलेट नहीं कर पाएंगे इस बात से कि ऐसे भी होता है। अभी तो सोशल मीडिया, डिजिटल सोशल मीडिया से तो पूरा ये माहौल ही बदल गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई है और कैसे कठिनाइयों से गुजर के हम यहाँ तक आए हैं। ये जब पता चलेगा कि ये कठिनाइयाँ क्या थी और क्या क्या उसमें त्याग हुआ है, क्या बलिदान हुआ है, तभी इसको हम बरकरार रखने में ज़्यादा ये हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे। राइट। तो ये दिस इज रियली इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो अभी आप लाइक रनिंग योर ओन कंपनी और इस्टेब्लिश, आपका घर बहुत खूबसूरत है, मैं यहीं रुका हूँ और मतलब थैंक यू। मैं पहली बार अमेरिका आया हूँ और इतना प्यार मिल रहा है, इतनी खूबसूरत अकोमोडेशन है, खाना है, तो हम लाइक प्रिविलेज वन हम एंजॉयिंग इट, राइट। तो ये जो सक्सेस है, इज इट only your struggle and contribution, or do you believe that no, it is because the generation sacrifice ये and बहुत they have like made the path? ये बहुत अच्छा सवाल है। माली ज़मीन को तैयार करता है, बीज बोता है और 30, 40, 50, 100 साल के बाद शायद कोई ऐसा पेड़ हो जो उसे फलाएंगे। हम बहुत खुशनसीब है, हमारी जनरेशन। हमने भी स्ट्रगल किया है, ये नहीं कि हमें जातिवाद का कोई सामना नहीं करना पड़ा, बहुत करना पड़ा। लेकिन ये जो भी सक्सेस है, और ये तो अभी जर्नी चल रहा है, ये कोई अंतिम पायदान नहीं है। ये जो भी सक्सेस है इंटरम, ये प्रीवियस जनरेशन्स को ही जाता है। जैसे मैंने कहा, मेरे ग्रैंडफादर का संघर्ष है, फादर का है, ग्रैंडमदर का है, और इन सब से बड़ा मैं योगदान और संघर्ष और त्याग बोलूँगा वो बाबा साहब का। ऑब्वियसली उनके मार्गदर्शन के बिना, उनके त्याग के बिना, और उन्होंने जो फाउंडेशन डाल के रखा है, जो हमें डायरेक्शन दिया है, उसके बिना कुछ नहीं हो पाता, कुछ नहीं। तो मैं हमेशा हर सक्सेसफुल अम्बेडकराइट को यही कहता हूँ कि आप सक्सेसफुल हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका श्रेय अपने माँ पिता को या खुद को देने से पहले बाबा साहब की तरफ देखिए। कई बार लोग इस जनरेशन में उस चीज़ को भूल जाते हैं, जानबूझ के नहीं भूलते, नज़रअंदाज करते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, जिस दिन आप बाबा साहब से रिलेट करोगे, उस दिन आप और 4 कदम आगे जाओगे। देन यू विल रियलाइज दैट यू हैव सच अ वंडरफुल मेंटोर नहीं कहूँगा मैं, गाइड एंड आई डोंट नो व्हाट वर्ड टू यूज़। तो उनका आदर्श रखोगे तो और भी 4 कदम आगे जाओगे। बिकॉज अम्बेडकर इज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज नॉट अबाउट द इमेंसिपेशन, बट इज अ गाइड, इज अ सॉल्यूशन टू द बिल्कुल, इज अ सॉल्यूशन। हम जब भी परेशान होते हैं तो लाइक ओके बाबा साहब इस सिचुएशन में होते तो क्या कर रहे हैं, है ना। तो वो एक हिम्मत मिलती है, क्योंकि हमको तो ऐसा तो है नहीं कि भगवान के भरोसे बैठ जाएं कि भाई अरे नारियल चढ़ाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। वी आर प्रैक्टिकल एंड रैशनल पीपल। सो आई हैव सीन दैट लॉट ऑफ पीपल दोज हु आर वेल एस्टैब्लिश्ड, है ना, और कई पोजीशंस मिल जाती हैं, तो वो कास्ट आइडेंटिटी से, अपनी कम्युनिटी से थोड़ा बचते हैं, बिकॉज दे डो नॉट वांट टू बी एसोसिएटेड विद द दलित कम्युनिटी पीपल, और कुछ भी लाइक ओके आई अंडरस्टैंड कि कास्ट एक स्टिग्मा है, लोग बचना चाहते हैं, और थोड़ा सा वो भूल जाते हैं, कुछ जानबूझ के, कुछ सोसाइटी के प्रेशर में। और कई बार तो लोग यही बोलते हैं, मेरा तो बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठता। आई हैव सीन इट पर्सनली, नो मोर दलित वाला जो कॉन्सेप्ट है। Did you ever think like that? Like, okay, I have reached a stage, I'm living a good life, I'm having everything, what I have to do with the Indian Dalit people? Let them do whatever they are doing. I'm at the best. Did you have any kind of thought like that? Or what was behind that? मेरे साथ थोड़ा उल्टा था। जैसे हमने बहुत
कास्टिज्म सहन किया इन आवर कॉलेज, इन आवर स्कूल्स, काफ़ी किया। तो Please share any experience if you want. हाँ, एक्सपीरियंस तो यहाँ से शुरू होता है कि जब हम स्कूल जाते थे तो बीइंग वेरी पुअर एंड फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड, क्योंकि क्या होता है, एक मैं थोड़ा साइड नोट लूँगा, किसी अम्बेडकराइट को जॉब मिलती है, जैसे मेरे पिताजी को मिली गवर्नमेंट जॉब, तो उनको सिर्फ अपना परिवार नहीं संभालना है, उनको और 10 परिवार है जिनको आगे ले आना है। जो उन्होंने किया, 10 नहीं बहुतों को किया, लेकिन एक जिम्मेदारी आपके परिवार तक सीमित नहीं होती। तो आपकी जो भी तनख्वाह आती है जिससे आपका घर चलता है, वो सिर्फ आपके घर चलाने के काम में नहीं है वो तनख्वाह, क्योंकि आपको, आप एक कम्युनिटी के मेंबर हो, उस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपको आप आगे निकल गए तो कम्युनिटी को भी आपको मौका देना है। तो उस हिसाब से मेरे पिताजी के जो कलीग्स थे जो एससी नहीं थे, अम्बेडकराइट नहीं थे, तो उनके हालात हमसे अच्छे थे, क्योंकि उनकी पूरी तनख्वाह उनके घर पे बेसिक्स भी होते हैं। हमारी तनख्वाह तो घर बनाने में, इक्विपमेंट खरीदने में, इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने में चली जाती है। तो वो तो चलो अपने परिवार के लिए हो गया, लेकिन लोगों को गांव से लाने में, उनको बसाने में, उनको वो मतलब उनका भी पेट पालने में, अपने गांव में जाके जो अपने कजिन विद दैट लिमिटेड अमाउंट उनकी शिक्षा करने में, तो परिवार का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, इसमें जिम्मेदारियों का दायरा बड़ा हो जाता है। तो इसलिए इस बात से आप आर्थिक चैलेंज में हमेशा ही रहते हो। तो फीस कभी वक्त पे नहीं गई तो फिर टीचर के मुंह से ऐसे आएंगे, तुम लोग अंग्रेजी स्कूल में आते ही क्यों हो, तुमको तुम्हारी औकात नहीं, फिर भी आते हो, ऐसा करते। तो इस तरह से वो शुरू होता है। फिर जब मैं आईआईटी में गया इंजीनियरिंग के लिए, तो वहाँ पे तो बहुत मतलब गंदा अनुभव आया, क्योंकि तभी तक मैंने रिजर्वेशन का कभी इस्तेमाल नहीं किया था, पता था क्या था, लेकिन एक अनुभव नहीं था उस चीज़ का। अच्छा। और जो मेरे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जिनके साथ मैं बिल्कुल एक समानता की इससे मेरी परवरिश हुई, मेरा ताल्लुक उस तरह का था उनके साथ। लेकिन जैसे आईआईटी में एडमिशन हुई और मेरा एससी बेसिस पे हो गया, तो मैंने देखा कि उन्होंने बिल्कुल मुझे एक अलग नज़रिए से देखना शुरू किया। और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही, मतलब इट वाज ग्राउंड शेकिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि कोई अनजान आदमी आपसे भेदभाव करता है तो आप, वो भी बुरी बात है, लेकिन आप उससे डील कर सकते हो। जिस आदमी से आप कनेक्शन में है उससे तो एक्सपेक्ट नहीं। जो आपके दोस्त है, जिन्हें पता नहीं था, लेकिन बोलते हैं खुद इस बार पता चल गया, क्योंकि अभी रिजल्ट आ गया और आपका एससी एसटी रिजर्वेशन से हो गया, तो फिर उनका जो नज़रिया बदल जाता है। तो वो कटु अनुभव था काफ़ी। तो लेकिन आपका सवाल पे आऊँगा मैं कि ऐसे कभी होता है क्या कि आप अभी थोड़े अच्छे हालात में हो तो आपको आपकी आइडेंटिटी को छुपाना है, क्योंकि वो आइडेंटिटी में स्टिग्मा है। तो मैंने जैसे कहा, मेरा उल्टा हो गया। मैं जॉब जब कर रहा था तब मैंने अपनी आइडेंटिटी को फ्लैश नहीं किया, छुपाया तो नहीं, लेकिन फ्लैश भी नहीं किया। लिख के थोड़ा ही चलेंगे, लिख के हम तो चोटी भी नहीं रखते कि आप तो हमारी ऐसी कोई पहचान भी नहीं है। और मैंने तभी कहा कि मैं और हमारे लिए ये सब नई चीज़ें थी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, आईटी वगैरह, कोई हमारा गाइडेंस नहीं है, या कोई मुड़ के देख के किसी को पूछने की भी ये नहीं है। तो मैंने कहा ये सब सीख लेंगे हम, और सीख के जब सक्षम हो जाएंगे तब फिर बहुत एक्टिव हो जाएंगे कास्ट के लिए। अभी तो सीखने का मौका है, अभी हम ज़्यादा ये नहीं करें। तो मैं जैसे स्टेबलाइज होते गया तो मैं ज़्यादा एक्टिव होते गया, इंस्टेड ऑफ फ्रॉम द कम्युनिटी आई स्टार्टेड। वो प्लान ही वैसे था कि अगर शुरू में मैं कर देता तो तभी भेदभाव होता और तभी मौके नहीं मिलते, रोक दिया जाता। तो मेरा वैसे स्ट्रैटेजी था। जहाँ तक आइडेंटिटी का सवाल है, या आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी हो, तो आत्मसम्मान की बात है। अगर आप खुद बिलीव करते हो कि मैं कुछ तो मुझ में कमी है मेरी आइडेंटिटी की वजह से उसको छुपाना है, अगर आप बिलीव करोगे कि आइडेंटिटी तो मुझ पर लादी गई है, मैं एक इंसान के तौर पे, मेरी गलती नहीं है, मैं तो बिल्कुल अम्बेडकर का लिनिएज से मैंने, नॉट बायोलॉजिकल लिनिएज, लेकिन मैं लेगेसी से हूँ। तो मुझे कोई शर्म की बात नहीं, मैं तो अभिमान से और अपने गर्व से ही अपनी ज़िंदगी करूँगा। तो फिर इसमें तो मैं अपने सक्सेसफुल लोगों को यही बताता हूँ कि आपको तो ज़्यादा प्रोक्लेम करना चाहिए। यस यू हैव टू प्रोक्लेम योर अम्बेडकरिज्म, एंड दैट्स योर बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन। दैट वुड बी लाइक एन इंस्पिरेशन टू द कम्युनिटी, फेलो कम्युनिटी मेंबर्स, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ वल्नरेबल। थोड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना, और उस एक्सपीरियंस से आप नहीं बार बार गुजरना चाहते कि भाई हम उसी में उलझे रहें। तो या तो
हम उस अनुभव से गुजरते हुए मेंटल हेल्थ हमारी खराब हो जाती है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। देयर आर नंबर्स ऑफ केसेस, आईआईटी जैसे आप बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैव कमिटेड सुसाइड, सो वी से इंस्टीट्यूशनल मर्डर, दे हैव बीन लाइक मर्डर्ड इंस्टीट्यूशनली। तो इस तरह के अनुभव हो जाते हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपनी लेगेसी को थोड़ा पहचानें। जाति के अनुभव पे कि आप अगर दलित हैं तो इसमें शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। बिल्कुल, बाबा साहब कहते हैं कि भाई जाति कोई गर्व करने की बात नहीं है, बट इसमें शर्मिंदा होने की भी कोई बात नहीं, हमने तो नहीं बनाई ना, तो ला दी गई हम पे। बीमारी है, जो बीमारी का वायरस लेके आया, बिल्कुल, दे शुड बी अशेम्ड ऑफ इट। बिल्कुल। तो दिस इज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, प्लीज हैव इट। आप खा नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। इतना खूबसूरत, इतना टेस्टी खाना है महाराष्ट्र का। मैं हरियाणा से हूँ और हमारे यहाँ जो है वो घी खाते हैं, चूरमा खाते हैं, दूध पीते हैं, बट अभी थोड़ा लाइफस्टाइल हम लोगों का भी बदल रहा है और लाइक एक ग्लोबल एक्सपोजर हो रहा है, देश की अलग अलग चीज़ों को समझ रहे हैं, दुनिया का खाना खा रहे हैं। तो ये हमारे को विरासत में नहीं मिला, हासिल किया। जो भूखे रहते थे समाज के लोग, आज उनके पास देखिए पूरा डाइनिंग टेबल सजा नहीं, यही बात है ना, ये वी आर नाउ रिक्लेमिंग आवर स्पेस, जो हमें वंचित किया था जिन चीज़ों से, अभी हम उन पर अधिकार अपना जता रहे हैं। और स्ट्रगल तो वही है ना कि वो चाहेंगे कि तुम इन चीज़ों से दूर रहो, तुम्हारी औकात यहीं तक सीमित है, और हम अपने जो भी बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, प्लस जो हमें गाइडेंस दिया है, उसके बलबूते पे उनसे मुकाबला करके अपना हक ले लेंगे। व्हाट एज यू सेड कि उस समय मैंने जवाब नहीं दिया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मैं कॉलेज में गया हूँ या मैं किसी ऑफिस में गया हूँ, किसी ने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया और मैं उससे भिड़ गया। गुस्सा है, एग्रेशन आता है, क्योंकि आप जब इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होंगे तो गुस्सा भी आता है। उस टाइम पे कई बार ये होता है कि हम किसी ट्रबल में पड़ जाते हैं या अननेसेसरी की चीज़ों में चले जाते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वो सफरिंग तो हमारी है और हमको ही वो करना पड़ेगा। बिल्कुल, दे आर लाइक, दे हैव सिस्टम, दे हैव एवरीथिंग, दे गोना सेव देमसेल्फ। तो इज़ इट काइंड ऑफ गुड स्ट्रेटजी कि अगर आप उस समय पे लर्निंग स्टेज पे हो या आप उस स्टेज आप शुरू कर रहे हो, कई बार होता है कि थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से काम करो, एंड वंस यू आर एट अ पोजीशन, फाइट बैक। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक तो है कि उसूल की बात है कि नहीं, मैं नहीं झुकूंगा, मैं अपनी आइडेंटिटी को लेके ही आगे बढ़ूंगा और ये करूंगा, वो अच्छी बात है। एक बात है प्रैग्मेटिज्म, रिजल्ट। आपको क्या साबित करना है कि आप उसूल के पक्के हो या आपको कुछ समाज में बदल चेंज करना, आपका मतलब किसके पे प्रायोरिटी देना है, दोनों भी अच्छी चीज़ है। तो इसमें मैं दो उदाहरण दूंगा कि जो महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज है, सभी जानते हो जी, उन्होंने इतने बड़े शत्रु को किस तरह से उन पे वो हावी हो गए। तो उन्होंने जो गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक है, मराठी में गनी में कहा होता है कि अगर आपके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जो आपके अपोनेंट के पास है, और अपोनेंट उसकी पूरी स्ट्रेंथ आप पे इस्तेमाल करेगा, तो फिर आपको आपके तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि उसका सामना कैसे करें। एग्जैक्टली, यस। तो वो एक प्रेरणा है। तो गनिमिकाओं में ऐसे होता है कि तुम्हारे लिमिटेड रिसोर्स में तुम इफेक्टिव किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा हो पाओगे। और बाबा साहब खुद, आप अगर उनकी ज़िंदगी का करो तो उन्होंने भी प्रैग्मेटिज्म का इस्तेमाल किया है, जस्ट टू अचीव द एंड रिजल्ट विच इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। उन्होंने कभी उसूलों को बेंड नहीं किया उन्होंने, लेकिन जहाँ पे भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है तो वो हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारा एंड रिजल्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यस, एंड आई वुड लव टू ऐड अनदर एग्जांपल। सावित्री माई फुले स्कूल जाती हैं पढ़ाने, उन पर गोबर फेंका जाता है। बराबर। अब अगर सावित्री माई भी पलट के उन पर गोबर फेंकने लगती और स्कूल में नहीं जाती, पढ़ाती नहीं, तो शायद आज उनको कोई नहीं जानता। बिल्कुल। तो गोल इज इम्पोर्टेंट कि आप उसके लिए थोड़ा सेक्रीफाइस तो है, वी डू अंडरस्टैंड, रियली डिफिकल्ट। कोई एकदम ही कोई बहुत परेशान करे तो फिर तो जवाब दो भाई, करना ही है, बट उसकी वजह से अपने आप को इन्फीरियर मत मानो, अपने आप को परेशान मत करो, ताकि आपका पढ़ाई लिखाई परेशान हो, आप पढ़ ना पाए, मार्क्स कम आए। तो इट्स बेटर कि आप उसमें जाके लगे रहो। इस मुद्दे पे मैं एक और बात कहूँगा। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्ट्रैटेजी है हमारे विरोधकों की कि हमें इस चीज़ों में उलझा के रखें। वो नहीं उलझते, वो मेंटल हेल्थ उनका खराब नहीं होता, वो अपना खराब करके चले जाएंगे और अपना सब अच्छा करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग उलझ जाएंगे, चिढ़ेंगे, दिल में गुस्सा रखेंगे, उसका प्रतिकार करेंगे,
नारे लगाएंगे, रास्ते पे आएंगे, जो भी करेंगे वो ये सब चीज़ें भी करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत चीज़ है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जब तुम विद्यार्थी होते हो, स्टूडेंट होते हो, यस तब तुम अपना एजुकेशन पे फोकस करो। तो वो मुकाबला, वो फाइट कोई और कर रहा है जो सक्षम है, तुम अभी पढ़ाई करने में तुम्हारा यह है, तुम उस पर फोकस करो। उस पर करो, क्योंकि जब आप एक एसेट बन जाओगे तो कम्युनिटी के लिए ज़्यादा कर सकते हो। काशीराम साहब भी तो ऐसा करते थे, उनके पास कई स्टूडेंट जाते थे प्रभावित होकर, यहाँ में भी कुछ करने हैं। और एक बार का किस्सा कि उन्होंने डांट के भगा दिया, और पढ़ाई कर लो, तुम कॉलेज में हो, पढ़ लो, कुछ बनो, तब समाज के काम आओ ना। मैंने अपनी नौकरी छोड़ के काम कर रहा हूँ ना, बिल्कुल। तुम जाओ कुछ काम करो, ये सब करने के लिए मैं हूँ। तो इट्स गुड कि हम थोड़ा उसमें भी रखें और चीज़ों को कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हुए। आप AIM चला रहे हैं, और AIM की मैं तस्वीरें देखता हूँ, वीडियो देखता हूँ, और काफ़ी सारे हम लोग उस पर रिपोर्टिंग भी करते हैं जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं। हाँ, इसकी शुरुआत कैसे हुई और किस तरह का रिएक्शन विद इन द कम्युनिटी है? थोड़ा लंबा इसका ये होगा क्योंकि ये जर्नी ही लंबा है AIM का। गो अहेड। तो हमारे जो फाउंडर प्रेसिडेंट है, अब कुछ सालों पहले गुजर गए, राजू कामरे सर जी। तो वो काशीराम के अंडर ही उनका मेंटरशिप हुआ, काशीराम जी के अंदर। और वो नागपुर के थे। Just हाँ, sure. I have to answer this call. Please, You please, need to go get ahead. me, and then we'll. No, we'll continue. It's an informal interview, guys. Hello. हाँ, आप आ गए क्या? अच्छा, तो हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो 5-7 मिनट देता हूँ हमको, है ना? यस, थैंक यू। माउ थैंक या ले तो यू। विजय भाई इज दैट। हाँ, तो उनको नहीं, that's fine. Just an informal talk. No disturbance like that. हाँ, you can pass through. I have made the way. तो Yes. राजू कामरे जी, उन्होंने ISC से उनका मास्टर्स किया, जो काफ़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। दिल्ली में जॉब के लिए आए। काशीराम जी इतना पसंद करते थे उनको कि उनसे वो मतलब वो घंटों बातें किया करते थे। तो उनको जो उनका मेंटरशिप मिला सीधे काशीराम साहब से मिला। उनका जो जॉब एक्सपर्टीज था, उसकी वजह से उनको ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज उस जमाने में मिल गए 90s में। तो वो और मल्टीपल कंट्रीज में जाने का मौका मिला उनको। फॉर वो जहाँ जहाँ गए वहाँ उन्होंने अपने अम्बेडकर राइट्स को यूनाइट किया। और उस जमाने में एक दो ही हुआ करते थे, कम लोग होते थे। तो इन द मिडल ईस्ट फॉर एग्जांपल, कुवैत में 2 लोग हैं, ओमान में 2 लोग हैं, दुबई में 4 लोग हैं फैमिलीज। तो वो हर वीकेंड को ये अलग अलग देशों में जाते थे। ही माइट बी इन कुवैत बट ही विल गो टू ओमान, ही विल गो टू दुबई, ही विल गो टू ऑल दिस कतार। उनको यूनाइट करेंगे, फिर जयंती सेलिब्रेट करेंगे सब लोग मिला के, ताकि कुछ 15-20 का तो क्राउड भीड़ हो जाए। लेकिन उन्होंने जिस देश में काम किया, और उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो लोग उनसे प्रभावित होते थे, और एक बार लोग उनसे जुड़ गए तो मिशन से भी जुड़ जाते थे। तो ऐसा करके उन्होंने हर देश में AIM की ब्रांच शुरू कर दी। So it's a global organization. It's a global organization. Wow. It's a global organization. Today we have a footprint in more than 27 countries, and everywhere it's the same. हर कोई ऑटोनोमस बॉडी है, बट हमारा जो फिलोसफी है ड्राइविंग का कि टू टेक पे बैक टू सोसाइटी एंड टू टेक डॉक्टर अम्बेडकर्स लेगेसी एंड वर्क आउटसाइड इंडिया, वो कॉमन है। Wow. तो वैसा करके अलग अलग देशों में ये ब्रांचेस बनी। और US में इट स्टार्टेड सम टाइम इन 2000 when Kamble sir came to Canada in Calgary around that time. So it must have started a bit before that, but it got momentum around 2000 में उसको ये हो गया। और शुरुआत इस तरह हुई। और भी मुझे आगे बताना है, लेकिन आपको टिल नाउ कोई सवाल है इस बात पे? तो दिस इज़ रियली नाइस, क्योंकि कामले साहब का कंट्रीब्यूशन तो बहुत है, आप बता रहे हैं, और अभी उनकी लेगेसी को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इज़ देयर एनी चैलेंज टू यूनाइट कम्युनिटी, बिकॉज यू गाइज आर फ्रॉम महाराष्ट्र, कुछ मराठी कल्चर है, देन वी हैव रविदासिया कम्युनिटी, देन वी हैव वाल्मीकि कम्युनिटी, पैन इंडिया लोग हैं। कोई क्रॉस कल्चरल कोई टसल आता है, या आपको एक अम्बेडकराइट जो कम्युनिटी है उसके तौर पे आप लोग जुड़ जाते हैं? किस तरह के एक्सपीरियंस है? अच्छा सवाल है।
चैलेंज इतना रीजनल या लैंग्वेज बेस पे नहीं आता है जितना कम्युनिटी के लोगों को इस मिशन में लाने में आता है, ओके। कन्विंस करने में। आमतौर पे जो आपने पहले सवाल किया था कि पढ़ लिखने के बाद एक टेंडेंसी होती है कि चलो अब हम अपनी आइडेंटिटी छुपा के, और अमेरिका में तो बहुत ही आसान है छुपाना। आसान है, राइट। तुमको जब तक तुम नहीं बताओगे किसी को पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आमतौर पर। तो चैलेंज 2-3 है इसमें। एक तो है कि जो अपने लोग आते हैं उनको ढूंढना, आइडेंटिफाई करना, उनको मिशन में जुड़ाना, उनको टिके रहना। और राइट राइट। तो वो दौर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम जो भी लोग पुराने हैं, और आपकी काफ़ी लोगों से मुलाकात भी हुई थी नज़दीक, को हम थोड़ा क्रॉस कर चुके हैं अभी हम इस तादाद में। और आपने भी देखा होगा जी कि अभी जब नए लोग आते तो उन्हीं को लगता है कि यार इसमें जुड़ना चाहिए। अगर पहले से 300 लोग उनको दिख रहे हैं जयंती में, इट्स लाइक अ फैमिली, इट्स लाइक अ फैमिली, प्लस इट्स लाइक something is already in motion, so people prefer to join that than to start something from शुरू zero। करने से अच्छा है कि कुछ कारवा जुड़ जाओ। तो अभी हम उस मुकाम पे आ गए हैं कि कारवा चल रहा है, तो लोग जुड़ रहे हैं, अपने आप ही आ रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं अभी कि अपनी कोई जयंती की यहाँ पे। शुरुआत में कठिनाइयाँ थी, लोगों को जुड़ाना पड़ता था। तो कठिनाइयाँ नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन एक ग्राउंड वर्क करना पड़ा था जहाँ पे लोगों को बुला के, उनकी ज़रूरतों को समझ के, उनको सहारा दे के, लोगों को भी एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। अभी हम जो अम्बेडकराइट्स है, हमारे प्रीवियस जनरेशन तो है नहीं, हम ही है फर्स्ट जनरेशन, तो एक सपोर्ट सिस्टम भी हो जाता है। तो रहा सवाल आपका रीजनल इसका, वो तो होता ही है। भारत की एक मतलब कर्स है भारत पे, मान लो कि हम जुड़ तो जाते हैं कई चीज़ों पे, लेकिन लैंग्वेज में आके थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमारा AIM का एक बहुत मतलब एक संकल्प है कि हमने अपने आप को कभी महाराष्ट्रियन ऑर्गेनाइजेशन, हम कोशिश करते हैं कि हम महाराष्ट्रियन बोल के ना दिखे लोगों को। मतलब हमारी वो आइडेंटिटी को हम बहुत दबाते हैं। आइडेंटिटी है ही नहीं हमारी वो, लेकिन कॉमन आइडेंटिटी विच इज अम्बेडकर। तो हम कोई नॉन महाराष्ट्रियंस है तो उनको ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक थोड़ा होता है, लोग देखते हैं कि अरे महाराष्ट्रियन लोग चला रहे, तो ऐसा है नहीं। वी आर नॉट अ महाराष्ट्रियन ऑर्गेनाइजेशन टू स्टार्ट विथ। तो हम उस बात पे बहुत सेंसिटिव है कि वी हैव टू बी पैन इंडिया। अम्बेडकराइट इज नॉट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर रीजन और लैंग्वेज। सो दिस इज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। और मुझे लगता है हम घंटों इस पे बात कर सकते हैं। वी हैव लॉट टू डिस्कस अबाउट, बट आई हैव टू लीव नाउ with a promise that in future sometime in India or US or anywhere around the world, we're gonna meet, we're gonna have discussion, we're gonna have like chat and all that. This karma will keep going on. Yes, absolutely. I appreciate you spending your time and it was lovely having you over. And of course we'll remain in touch. हम भी आएंगे दिल्ली, नोएडा, तो बड़ी खुशी होगी आपसे। Sure, we would love to have you in our studio. Absolutely. Thank you so much for this amazing tasty breakfast. मैम को भी बहुत शुक्रिया, शी इज़ लाइक बिहाइंड द कैमरा, बट उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत है और उनको भी कभी हम सुनना चाहेंगे। दे हैव लॉट टू टेल अबाउट। सो थैंक यू सो मच। आप लोग इस इनफॉर्मल बातचीत को कैसे देखते हैं? और ये स्टाइल जो इंटरव्यू का है, ये मुझे लगता है एक नई चीज़ भी हो सकती है। वी कैन स्टार्ट समथिंग लाइक दिस, है ना? वी कैन लाइक हैव चिट चैट ओवर डिनर और लंच और एनीथिंग लाइक दैट। ये अगर फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा है तो बताएं, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम फिर कुछ और लोगों को भी इस तरह से खाने पे बुला के बातचीत कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जय भीम। आप अपनी राय कमेंट पे लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।